Hi everyone, I'm Mrs. Mina. I hope you all are fine and safe. Today we are going to start next exercise of adverb. In this exercise, we have to find out the error which is given in any sentence. ठीक है? So let's start. The first sentence you can see. What is the sentence? He has been trying to persuade her for several months, but he has not still succeeded. No error. Dear guys, आपके एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इस तरह की एरर को निकालना। जैसे आपके एग्जाम में आएगा पार्ट ए, या इसको फिर 1 बता देते हैं, इस स्लैश के बाद पार्ट 2 या फिर बी, सी और लास्ट डी। ठीक है, और आपको एरर जिस भी पार्ट में दी गई है आपको बतानी होती है। पार्ट ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है। और अगर सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है देन यू हैव टू राइट नो एरर। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं एरर हमारी कहाँ पे दी गई है। फर्स्ट आप ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आप खुद इसको सोल्व कर सके और पता चले कि आपको कितना समझ आया। अब हम देखते हैं He has been trying to persuade her for several months. क्या यहाँ पे कोई मिस्टेक है? He has been trying, ये तो राइट है भाई। To persuade her for several months, this is also right. But he has not still succeeded. अब यहाँ पे थोड़ी सी एरर हमें दिख रही है और वो क्या है? Still का यूज। कैसे? स्टिल और यट। यहाँ पे पहले तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, यहाँ आंसर आएगा यट, YET यट। क्यों आएगा? देखिए, एक तो जहाँ पे नोट का यूज होगा वहाँ पे हम स्टिल नहीं लगाते, क्योंकि स्टिल का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और यट का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो मैं स्टिल के पास यहाँ लिख देती हूँ, स्टिल का यूज होगा अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव। ठीक है, और यट का यूज होगा नेगेटिव में, नेगेटिव। और नेगेटिव का हमें पता चल रहा है, नोट दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे पार्ट सी में आपकी एरर है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको टिक कर देते हैं कि एरर यहाँ दी गई है। ओके डियर गाइज, लेट मी टेल यू all these points which I am going to tell you are very important and you have to write in your notebook also. If you are making your notes, then write, you should write. Now see sentence number 2. First I am removing. Okay, see second. Second is there, the student requested the principal to be enough kind. देखिए, ध्यान से आपको सेंटेंसेस को पढ़ना पड़ता है। इसको पढ़ते पढ़ते हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारी मिस्टेक है, क्योंकि काइंड हमारा एडजेक्टिव है और इनफ के बाद हम इसका यूज नहीं कर सकते, इससे पहले करेंगे। जो भी एडजेक्टिव होंगे वो इनफ से पहले यूज होते हैं। तो आपका यहाँ पे काइंड इनफ आएगा, टू ग्रांट हिम 7 days लिव। तो एरर कहाँ हुई भाई हमारी? यहाँ पे, यानी इस पार्ट में। ठीक है, ओके। नाउ सी सेंटेंस नंबर 3. बिफोर द गेम ही फेल्ट श्योरली ऑफ विनिंग बट विद इन 5 minutes ही रियलाइज दैट ही वॉज रॉन्ग। अब पढ़ते पढ़ते यहाँ पे भी पता चल रहा है, क्योंकि श्योरली या जो भी एडवर्ब वर्ड होते हैं वो हम लास्ट में यूज करते हैं। बट फिर भी अगर इसके अलावा भी कंफ्यूज होते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। कुछ वर्ड्स बता रही हूँ मैं आपको जो बताते हैं कि हम इन वर्ड्स के बाद एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, ना कि एडवर्ब का। और वो वर्ड्स हमारे होते हैं जैसे फील, स्मॉल, अपीयर, देन लुक और सेम। इन वर्ड्स के बाद आप एडजेक्टिव का यूज करेंगे, ना कि एडवर्ब का।
ठीक है, तो आपकी मिस्टेक कहाँ हुई? पार्ट ए में। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इज गिवन fourth sentence, the amount which the company paid to the dependents of the deceased was fairly unjustified, no error। अब fairly हमारा वर्ड दिया गया है यहाँ पे, और unjustified भी दिया गया है, यहाँ पे एरर है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता चला कि एरर कहाँ पे है। आपसे एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाता है कि एरर कहाँ है, रीज़न नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको टिक करना है कि हाँ इस पार्ट में एरर है। बट अगर हमें रूल्स का पता है तभी तो हम एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज तो कैसे होगा। इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर करते चलना है, ज़रा सा भी डाउट माइंड में नहीं रखना। कहीं भी कुछ भी डाउट अगर रखेंगे तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं फेयरली। फेयरली और रैदर में डिफरेंस होता है। फेयरली, देखिए फेयरली का यूज हम कहाँ करते हैं? जब हम गुड सेंस पे यूज करते हैं, गुड सेंस। लेकिन अनजस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड का अपोजिट दिया गया है, तो यहाँ पे रैदर का यूज होगा। ठीक है, ना कि फेयरली। रैदर का यूज हम करते हैं बैड सेंस या नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं बैड सेंस में। ठीक है, तो आंसर तो आपको क्लियर ही है कि यहाँ पे मिस्टेक है और यहाँ क्या आना चाहिए फेयरली की जगह? रैदर। नाउ सी नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5th। ओके, हार्डली she likes to hear my name after the dispute which occurred between us last year। अब देखो भाई, हार्डली वर्ड आता है और एक शेल्डम वर्ड आता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो बेसिकली इंग्लिश पढ़ते हैं वो करते ही हैं, और एस्टेट वगैरह एग्जाम में भी पूछा गया है पहले ये क्वेश्चन। हार्डली से शुरू होने वाले, नो सोनर से शुरू होने वाले, तो इस तरह से कंफ्यूज कई बार हम हो जाते हैं। तो इसी कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई भी सेंटेंस हार्डली और शेल्डम से शुरू होता है, हार्डली तो ऑलरेडी दिया गया है और एक वर्ड होता है शेल्डम। ठीक है, जिसका मतलब होता है कभी कभार, शेल्डम। अगर इनसे शुरू होता है कोई भी सेंटेंस, तो जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या है भाई? शी लाइक्स दिया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पे तो ये मेन वर्ब है। अब ऑक्सिलरी वर्ब हम इसकी निकालते हैं, वो भी दो तरह की होती है ना, तो वो आगे हम वर्ब में करेंगे। लाइक्स का अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, शी डजंट लाइक, यानी डज यहाँ पे हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस तब बनेगा हार्डली डज शी लाइक। हार्डली तो ऑलरेडी दिया है और हमने बोला कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हार्डली डज यहाँ पे आ जाएगी किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले। मैं दोबारा लिख देती हूँ भैया, एक सेकंड रुको, यहाँ पे सारा मिस्टेक हो गया। देखिए अब देखते हैं, जैसे हार्डली वर्ड दिया गया है यहाँ पे, और एक वर्ड मैंने बताया था आपको शेल्डम। इनसे अगर कोई भी सेंटेंस शुरू होता है ना, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आप जिसको बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, वो हमारी सब्जेक्ट जो कि शी है, कोई भी सब्जेक्ट है, दे है, वी है, अस है, उससे पहले आएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हमारी डज निकलेगी अगर आप प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, डज शी लाइक, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा हार्डली डज शी लाइक टू हेयर माई नेम आफ्टर द डिस्प्यूट विच अकर्ड बिटवीन अस लास्ट ईयर। तो मिस्टेक हमारी यहाँ पे है। नाउ सी द नेक्स्ट। द हाउस इज वेरी गुड बट टू मच स्मॉल। यहाँ मिस्टेक है, अभी मिसप्रिंट है ये थोड़ा सा, तो यहाँ पे स्मॉल डबल एल आएगा, टू अकोमोडेट द फुल फैमिली। अब यहाँ ध्यान से देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने वाली हूँ कि
डिफरेंस होगा किस किस के बीच होगा, उसके बाद आप खुद बताइए कि यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो है हमारा टू मच, ठीक है, और एक होता है मच टू। एक क्या होता है मच टू। तो टू मच और मच टू में डिफरेंस है। अब टू मच का यूज तो हमारा कैसे होता है, बिफोर ए नाउन। अगर नाउन होगा तो हम टू मच का यूज करेंगे, बट मच टू का यूज हम करते हैं बिफोर एन एडजेक्टिव। तो अब आप ही बताइए कि इसमें टू मच आएगा या फिर मच टू आएगा। और एरर तो हमारी पार्ट बी में यानी टू में ही है, तो आप बता दीजिए। तो यहाँ पे स्मॉल हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव है तो मच टू का यूज होगा, और दोनों का मतलब सेम होता है, इनफ, मोर देन इनफ, यानी बहुत ज़्यादा, एक्सेस जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। सेंटेंस नंबर 7। अब इसमें क्या दिया है, Although he only earns 10,000 rupees per month, yet he manages his family well. अब यहाँ देखिए भाई मिस्टेक, although he only earns, यहाँ पे जो हमारा वर्ड होता है he earns only, जो सैलरी वगैरह बताते हैं या फिर हम कोई भी काउंट करते हैं तो ओनली 10 रुपीज़, आई हैव ओनली यूज़ हम मतलब उसके वर्ब के बाद करते हैं। तो जैसे कि हमारे वर्ड होते हैं ओनली, ऑलमोस्ट, और इवन। ये जो हमारे वर्ड होते हैं और उस वर्ड से पहले इनको यूज़ किया जाता है जिसको ये स्पेसिफाई क्वालिफाई करते हैं। जैसे जिस वर्ड के बारे में ये बताते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने बताया किसके बारे में, मतलब ये पैसे बता रहा है, सैलरी बता रहा है कि सिर्फ इतने रुपए कमाता है, ठीक है, या कमाती है, तो क्वालिफाई इसको कर रही है, तो उससे पहले ही हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा ऑल्दो ही अर्न्स ओनली, यानी यहाँ पे ओनली काट के इसके बाद आएगा ओनली 10,000 रुपीज। ठीक है, तब ये हमारा करेक्ट होगा। आई एम रिपीट, देखिए रिपीट कर देती हूँ। जो वर्ड ओनली है, ऑलमोस्ट है और इवन है, हम उस फ्रेज या वर्ड से पहले इनको यूज करते हैं जिसको वो क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 8। He was very tired of work, so he said that he would not accompany us. No error. He was very tired. He was very tired. Tired के अकॉर्डिंग very ठीक है भाई। Of work, so he said that he would not accompany us. There is no error. सेंटेंस बिल्कुल सही है। डोंट थिंक दैट एवरी टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द एरर, और देर वुड बी द एरर इन एवरीवेयर, बिकॉज समटाइम द सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, सो आपको देखना है कि यहाँ पे एरर है भी या नहीं। अगर नहीं है तो नो एरर का आप यहाँ पे ऑप्शन टिक कर देंगे, जैसा कि सेंटेंस में दिया गया है। नाउ सी सेंटेंस नंबर 9। ही इज ए लिंग्विस्ट एंड ऑलवेज ट्राइज। ही इज ए लिंग्विस्ट, देखिए एक सेंटेंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, एंड कंजक्शन है, तो इसके बाद भी तो हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए ना।
He is a linguist and he always tries to make his students pronounce the words correctly. ठीक है, तो एरर हमारी पार्ट बी में है. ओके, नाउ सी नेक्स्ट एक्सरसाइज. देखिए, दो टाइप की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं. फर्स्ट हमने जो प्रीवियस वीडियो में की थी कि किस टाइप के एडवर्ब को यहाँ दिया गया है, विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज देयर, you have to choose. Okay, second exercise, we have to find out the error in the sentence. Okay, now third type, correct the following sentences. किसी भी तरह से एग्जाम में आ सकता है भाई, तो मैंने आपको हर तरह की एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वो मैं यहाँ पे पूरा करवाने की आपको कोशिश करती हूँ. ठीक है, तो अभी इस सेंटेंस इस एक्सरसाइज में देख लीजिए क्या करना है. जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको हमें करेक्ट करना है, मतलब मिस्टेक है इनमें, उनको राइट करना है. अब इसमें देख लीजिए, ही कॉशियसली ड्राइव्स. अब ly वर्ड से देखेंगे तो हमारी एडवर्ब है यहाँ पे. ठीक है, अब एडवर्ब है तो इसका मतलब ये लास्ट में आनी चाहिए वर्ब के. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, शी स्पीक्स सॉफ्टली, शी वॉक्स स्लोली. तो इस तरह से मैनर को बताता है और वो हमारे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं. तो हम इसको करेक्ट करेंगे, ही ड्राइव्स कॉशियसली. चलो लिखते हैं, ही ड्राइव्स कॉशियसली. ये हमारा सेंटेंस बनेगा. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज देयर, द डे इज हॉट टू. टू मोर देन इनफ, ज़्यादा के सेंस में लगता है. और ये किसके पहले लगेगा, हॉट, यानी जो हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव दिया गया है. हॉट है तो उसको क्वालिफाई करता है वर्ड को, इसलिए इससे पहले इसको यूज करो. द डे, आपका करेक्ट सेंटेंस होगा इज टू हॉट. ओके, नाउ नेक्स्ट, आई वॉज टू टायर्ड आफ्टर द स्विमिंग. टू टायर्ड, वो तो इनफ, मोर देन इनफ आ जाता है. अब टायर्ड, थके हुए हैं, तो उसमें ज़्यादा मोर देन इनफ क्या हुआ भाई, इसमें टू की जगह है हमारा वेरी का यूज हो जाएगा. He was very tired after the swimming. Fourth is there, unless you don't work hard you can't succeed. यहाँ पे आपका देख लीजिए ध्यान से, unless you don't work hard, unless भी दिया है और फिर उसके साथ क्या यूज कर दिया इन्होंने, नोट का यूज कर दिया. तो फिर हमारा सेंटेंस क्या बनना चाहिए इसके अकॉर्डिंग. Try to solve this yourself. Yes, second, third, fourth is there, unless you don't work hard. Yes guys, tell me. तो आपका यहाँ बनेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट सक्सीड. यहाँ पे नोट का यूज नहीं होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड ये कट जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसके साथ हम यूज नहीं करते ना अनलेस के साथ नोट का. नाउ सी फिफ्थ, शी विल टुडे गो टू मुंबई. अब टुडे दिया है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, बट यहाँ तो इसको तो हम लास्ट में करते हैं ना. शी विल गो टू मुंबई टुडे, वहाँ से हट के यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ नहीं आएगा. ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके. देखिए क्वेश्चन क्या है. द मैच वॉज स्टॉप्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर राइट करना है.
Okay, but if you have any doubt, if you have any confusion in this part, then you can write in comment box. Okay, I will try to solve your problem, and I will do my best for your betterment. So if you like my video, then subscribe my channel and share it to your friends also. Thanks for watching.